Hello and welcome to another episode of Nazuk More. It's a long weekend here in the United States. Memorial Day मनाया जा रहा है तो पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी इस वीकेंड फौजियों को, ट्रूप्स को, वेटरन्स को थैंक यू कहा जाएगा. इसकी तारीख पे भी थोड़ी सी बात करेंगे शुरू में, लेकिन आई थिंक आज बल्क की कॉन्वर्जेशन वी वर थिंकिंग कि हम बात करते हैं पीटीआई में जो डिसर्जन्स हो रही हैं उससे थोड़ा जूम आउट करके कि what does it mean, what's the route for survival for Imran Khan, or what does it say about the army's role in Pakistani politics. तो इन सब पे बात करेंगे एंड देन आखिर में टर्की में सेकंड राउंड इलेक्शंस हो रहे हैं, उस पर भी वी विल टच बेस अ बिट. तो अंबर, पाकिस्तान अमेरिका भाई भाई आज वीकेंड पे मार्टर्स डे आपके यहाँ भी हुआ और हमारे यहाँ मेमोरियल डे है कल, तो साथ सेम पेज पर है अमेरिका और पाकिस्तान इस वक्त. पेज पे. और आप ये भी देख लें कि देखिए अब तो मुझे ये लगता है कि हमें रोज मेमोरियल डे, सो कॉल्ड मेमोरियल डे पाकिस्तान में मनाना पड़ेगा. बिकॉज जो हम बात कर रहे थे अभी देखें कि किस तरह से हर शहर में, हर बड़े शहर में, वी ब्रीफली टॉक्ड अबाउट इट एज वेल इन आवर मिड वीक, लेकिन हर शहर में आपको बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आ रहे हैं competing with all of your commercial billboards. आई मीन आई थिंक कराची की मैं अगर सिर्फ बात करूं, क्योंकि मैं जाहिर है इस्लामाबाद अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन आपको हर बड़े जो शाहराह है उस पर आपको आपको DGISI, DGIS, PIR, आर्मी चीफ, उन सब की बड़ी बड़ी तस्वीर, सदियों के बेटे, ये सब कुछ नजर आ रहा है. आज भी आप देखें इट इज एक्चुअली आपका मेमोरियल डे होगा, लेकिन हमारे यहाँ इट इज एक्चुअली we're celebrating the testing of the nuclear device as well. There's a big role of the army. We've also seen, and I think I may have mentioned this as well, कि किस तरह सियासी जमातें भी हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं, वो भी बहुत पेश रहे हैं इन तकरीबात में, इस तशहीर में. So that's also happening. But I think if you look at the audience and what effect that has, I mean, at the face of it, you see it as a very old-fashioned, एक पुराने जमाने की ये आपको एक कहेंगे PR एक्सरसाइज नजर आती है कि आपने जगह जगह अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर जो है वो चस्पा की हुई है. उससे होता क्या है? उसमें होता ये है कि आप जिन लोगों से आपकी नाराजगी है, इसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर की, जिनकी कुछ तादाद है कराची में मौजूद है, उनमें तो यही एक खौफ मजीद बढ़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त 2-3 दिन से लोगों की जो छोड़ रहे हैं बड़ी तादाद में, उनका एक स्क्रिप्ट भी नजर आ रहा है आपको, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से होती है. सो आई मीन आई डोंट थिंक, आई फील लाइक उसका रिएक्शन खौफ और एक सेंस होता है कि हु इज रियली इन चार्ज एंड कंट्रोल. दूसरी तरफ क्योंकि हमें मालूम है कि जो बहुत बात हो रही है, मेरे ख्याल में कि उसमें तकवीत भी आपको मिलेगी मजीद जब ये फौजी अदालतें और आगे कुछ रिपोर्टिंग होगी इस पे. That there was obviously there seems to have been some support, and that was what Imran Khan was betting on with 9th May, right? Some support in the army. So उनके लिए एक दूसरी ऑडियंस जो है वो फौज के अंदर के लिए है. सो आई थिंक एक तो मोरल बूस्टिंग, हु इज इन कंट्रोल एंड फेयर, and I think that is crudely, मेरे ख्याल में it works. It may not be the sophisticated digital machinery जो इमरान खान के पास अब भी है, despite everything, but I think in a crude way it kind of works. I mean, you may disagree with it, but I think, and now I'll sort of turn to you and stop here, but I think what we're now looking at is what is the military's role in politics, and I think that is a big question for this moment right now. इससे क्या बनेगा? हमें एक on the face of it ये तो जाहिर हो गया है कि इस वक्त फौज का हाथ मजबूत हो गया है, which doesn't bode well. But how? So I'm going to sort of throw that back to you, Uzair. Yeah, Amber, thanks for that overview. अब जैसे यहाँ में अमेरिका का आपको given that it's Memorial Day here, 1868 मई 30 1868 में पहली दफा ये दिन मनाया गया. इसका नाम इवेंचुअली 20th सेंचुरी में चेंज किया गया. सिविल वॉर के बाद जो है ये मनाना शुरू किया कि फौजियों की आप कब्रिस्तान जाएं, फूल रखें, अमेरिकन फ्लैग लगाएं. सिविल वॉर के बाद ऑब्वियसली द कंट्री वाज डिवाइडेड और ज़रूरी था कि एक तरह से जिन लोगों ने उस जंग में सैक्रिफाइस दी उनको मनाया जाए. फिर वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो है इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल.
इन टर्म्स ऑफ दैट। और किसी भी मुल्क में अंबर फौज का और फौजियों की सैक्रिफाइसेस को कमेमोरेट करना एज अ ट्रेडिशन अक्रॉस द बोर्ड, पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक क्योंकि फौज का एक सियासी किरदार रहा है, तो अब हम एक तरह से डिवाइड देख रहे हैं, विच इज कंसर्निंग, एंड विच इज ऑल्सो वाई आई थिंक फौज जो है वो अब ये पुरानी प्लेबुक पे चली गई है। मैं पढ़ रहा था इस वीकेंड के जिया के टेक ओवर से पहले भी ऐसे कुछ दिन मनाए गए थे फौजियों के लिए, राइट। 1971 के बाद ये हमने कोशिश की, देखी तारीख में, कि पाकिस्तान की फौज ने कोशिश की अपनी रेपुटेशन रीगेन करने की। इसी तरह जो है मुशर्रफ के कू के बाद हमने सेरेमोनीज देखी, स्पेशल जो है वो आईएसपीआर ने करना शुरू की, ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनमें से सबसे ज़्यादा एविडेंट जो शिफ्ट नज़र आया वो कमान जो संभालने का जो सेरेमोनी थी, उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा एक तरह से सेरेमोनियल एलिमेंट डाला गया। तो या ये चीज़ें जो हो रही हैं, इस पे मेरी एक और कॉन्वर्जेशन हुई थी ऑन द पाकिस्तानी पॉडकास्ट विद अयाज मलिक। ही इज एक्सपर्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा जरूरी इस वक्त इसलिए है क्योंकि फौज की जो ट्रेडिशनल कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से भी इस वक्त उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही, जो कि एविडेंट है हमें। सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब जो उसके हमेशा से कोर सपोर्ट बेस रहा है, वहां से भी इरोजन हुई है। तो आई थिंक देर रिवर्टिंग बैक टू दैट स्ट्रेटजी। लेकिन इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द माइक्रो एंड लुक एट द मैक्रो एनालिसिस करें, तो एक मैंने अपनी ग्रेड स्कूल में किताब पढ़ी थी, मैक्सिमलिस्ट। इट वाज अबाउट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम ट्रूमन टू ओबामा। उसका मेन राइट। थीसिस ये था कि एक अगर हैवी हैंडेड एक्टर है किसी भी सिस्टम में, वाज लुकिंग एट अमेरिका एंड अमेरिकाज मिलिट्री पोस्चर अब्रॉड, तो वो जब एक सदर आता है, वो हैवी हैंडेड पोस्चर अप्रोच करता है, अफगानिस्तान में जंग हो गई या इराक में हो गई या वियतनाम में हो गई, तो उसका सक्सेसर जो है वो कोशिश करता है कि विद्रॉ करे। लेकिन क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज प्लेइंग अ की रोल, तो जब एक सदर कहता है कि मैं पॉलिसी शिफ्ट करके विद्रॉ करूंगा, जैसे ओबामा ने किया आफ्टर बुश इन इराक, तो वो जो या आपकी जो कंडीशंस होती हैं रिट्रीट की, वो एक तरह से वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देती हैं, एक तरह से टेंशन क्रिएट कर देती हैं, वायलेंस क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपने फिर घुसना पड़ता है अंदर, क्योंकि आपको पुश बैक आ रहा होता है कि आप विद्रॉ कर रहे हैं और देखें कोलैप्स हो रहा है और आपने कोलैप्स से बचाना है। तो मेरा द रीजन व्हाई आई टॉक अबाउट दिस फ्रेमवर्क इज दैट माय व्यू इज कि पाकिस्तान आर्मी के साथ भी यही हुआ है कि एक तरह से बाजवा के जाते हुए फौज ने फैसला किया, स्टेटेड था, अब हम उसको माने या ना माने, स्टेटेड तो था कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप रिट्रीट कर रहे थे, उस रिट्रीट के अंदर सिस्टम में इतनी वॉलेटिलिटी, इतनी बेचैनी आई, इतना क्रिटिसिज्म आया कि वो मई 9 में ट्रांसलेट हो गया। और उस मई 9 के बाद आप जनरल मुनीर अगर हैं, तो अगर आपका स्टेटेड डिजायर था जो था, वी नॉट गोइंग टू गेट इनटू द असल में मानी रखता था कि नहीं, स्टेटेड तो यही था। उसके बाद आपको उस वैक्यूम ने सक इन कर लिया वापस इस सिस्टम के अंदर। और अब हम देख रहे हैं कि फौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत में, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में, एटलीस्ट मेरा व्यू ये है कि आने वाले महीनों और सालों में बहुत ज्यादा होगा। तो जो हम 2008 से एक तरह से रिट्रीट देख रहे थे, 17 के बाद वो इन्फ्लुएंस बढ़ा, दिस विल बी अ लॉट मोर इन्फ्लुएंशियल एज अ मिलिट्री इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। Yes, I kind of agree, and I think there's a couple of your आपका जो तज्जिया है उसका मैं थोड़ा सा just gonna sort of support that in how मुझे अभी तक याद है बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया था। उनका ये कहना था कि फौज ने जो इरादा किया है न्यूट्रल रहने का, एंड दिस वाज हिज मैसेज टू इमरान खान रियली, कि लेट देम रिमेन न्यूट्रल। I think Imran Khan obviously overplayed his hand, overestimated how much popularity and support and how far it could get him. That's absolutely clear. So that was, I think, a political mistake. And what Imran Khan was trying to do, जो जाहिर है समझ में आया था कि इमरान खान चाह रहे थे कि इंतखाबात हो जाए, जो जाहिर है assembly तहलील करके he had forced that hand a little, but was also not waiting for October, perhaps sort of step back a little, regroup a little. He saw an opportunity, he saw his popularity, and you could say bad advisors
that doesn't matter. I think हर किसी के पास उस वक्त जो what you think you're playing with is you know it If I doesn't may matter. interrupt really quickly, you talked about bad advisors. उनकी पार्टी में लेकिन advisors थे जो कह रहे थे इस तरफ ना जाएं, आप इंतजार करें अक्टूबर तक का. आप इंतजार करें and really I think it is because maybe an understanding of Pakistan's political system and how the military thinks. I mean इमरान खान बार बार समझते रहे मुझे आपको those clips are everywhere कि इतने लोग बाहर निकाल देंगे तो फिर dash 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 हो जाएगा, things like that. So I think not again, I think it shows the way populist tendencies hoti hain, simplifying and not understanding when to sort of, I mean that's also when to be patient, perhaps when to wait it out. And आप बुरा भला कह सकते हैं, अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन I think PMLN ने जो देखा, उनका तजर्बा तो यही कहता है that there is a time also to wait it out and to plan. So I think perhaps that it, उसका नतीजा ये निकला है कि as you said कि एक if जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, maybe what it also did was it forced the army's hand, because Imran Khan wanted to get into power as quickly as possible, recognizing that he had the sort of tactical advantage of numbers as well as votes. और उसकी वजह से अब हम ये इस वक्त ये हम देख रहे हैं कि we are now looking at a future जहां फौज की सियासत में पॉलिसी साजी में जो नहीं होनी चाहिए वो इन्वॉल्वमेंट मदाखलत, इसको जो मर्जी कह लें, वो आपको ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है. So I think that also a sign of that, and I'm still waiting on that कि अगर आप को नजर आ रहा है कि फैसल वाडा वो क्या बात कर रहे हैं जनरल फैज हमीद के बारे में, वो उनकी करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सियासी मदाखलत के हवाले से नहीं कुछ बात करें. जब आप वो जो तकरीबात थी हमारे मेमोरियल डे की जो इन्वेंट किया गया था, उसमें जनरल बाजवा साथ हमरा बैठे हुए थे, उनके ताल्लुकात थे, उनके ताल्लुकात हैं जाहिर है जनरल आसिम मुनीर के साथ. तो अपने महंगे दुबई के घर से जो है वो वापसी आए इस्लामाबाद और रावलपिंडी सेरेमोनी के लिए. there you go, there you go. So that clearly shows that that door is not closed for the army, and it certainly will not, obviously, given कि इस वक्त क्या हालात हो रहे हैं. So I think let's recognize that. I wish कि अगर clean up होता, अगर वाकई policy shift होता, तो उसके सियासत में मदाखलत के हवाले से होता, लेकिन ऐसा होना नहीं लगा. The army always protects its own. We've always said that. अंबर, इसके अंदर एक और कंसर्निंग चीज, और फिर मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ. मेरे नज़दीक कंसर्निंग चीज ये है कि जो सर्वेलेंस का सिस्टम अब नजर आ रहा है, बातें उस पर पहले भी होती थी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही थी, सिविल राइट्स डिजिटल राइट्स ग्रुप्स इस पे रेड फ्लैग उठाते रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ लोगों के घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, प्राइवेट रेजिडेंस, प्राइवेट कमरों के अंदर रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो लीक्स हैव बिकम नॉर्मलाइज्ड. इसेंशली मैं आज किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं अपने व्हाट्सएप पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे अपेरेंटली देयर इज अ वार्निंग नाउ, इट सेज योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड. तो वो कह रहे थे यार I'm not a political actor, I'm basically a nobody, but my call somehow was being recorded as well according to WhatsApp. Yeah. तो ये जो निज़ाम है, and this is again for the audience maybe not a revelation, at least not for me and you because we follow this stuff. ये Chinese tech है primarily, and part of it is Israeli tech that has come in on the surveillance side. उस पे reporting हुई है. But I will say one of the issues here is Pakistan में इस पे reporting एक हद तक हुई थी, and that was many years ago. उसके बाद से, if you've noticed, Pegasus के हवाले से पाकिस्तानी सहाफी इसमें कोई it was not involved in the investigation, and I think that's still a story that could have been pursued but hasn't been. Correct, and it's very dangerous. It's a very dangerous phenomenon कि एक मुल्क के अंदर सर्वेलेंस का सिस्टम टेक्निकल कैपेसिटी इस हद तक जा चुकी है कि बेसिकली नो वंस फोन इज प्राइवेट एनी मोर. इसेंशली दैट्स द बॉटम लाइन हियर, which has implications for people who believe in democracy, rule of law, आर्मी का रोल कम होना चाहिए वगैरह वगैरह. तो एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि इन दिस सिस्टम नाउ जैसे बना है अब पोस्ट May 9th, जिस तरह डिजर्शंस हुई, जिस तरह खान साहब की पार्टी बेसिकली दिनों के अंदर जो है वो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाय के वक्फे के बाद जो है कोलैप्स हो जाती है, वो ऑस्ट्रेलियन टूर में कोलैप्स हो गया. तो अब वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? From your point of view, where does Khan go from here? Where does Khan's politics go from here? Because my view also is that
he is an important political player and he should continue to be an important political player if this political system is to progress. अगर इनको fully eliminate किया जा सकता है तो ये सिर्फ पीटीआई का नुकसान नहीं है या खान साहब का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान है, पाकिस्तान की लोगों की उमंगों का नुकसान है, क्योंकि let's be honest, a lot of young people believe in him and his message. So where do you see all of this going, given how quickly Khan's party has sort of dissolved essentially? चलिए मैं कहूंगी कि इस वक्त खान साहब अपने जो नॉर्दर्न एरियाज के दौरे का जो ख्वाब है, मैं समझती हूँ शायद अगर वो इन अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक काइंड ऑफ वे अगर वो पूरे हो जाते, मे बी ही गेट सम क्लैरिटी एंड क्लियर हिज हेड, बिकॉज एट द मोमेंट ही इज स्टिल बीइंग वेरी वेरी रिएक्टिव. I think the route back to power at the moment is still KP. जो बहुत सारी आप desertions आप देख रहे हैं, वो ज्यादातर पंजाब से हैं, कुछ कराची से हैं. आज ओवरसीज के इनकी representation से कोई एक शख्स निकला है, mostly Punjab. And I think it also tells you how the party was built up with straws and where that support came from, right? But I think the core that is genuine is still KP. And let's look at the sort of leaders that are still with him, जो अभी भी अगर उनकी वाकई मुशावरत वो कुछ सुन ले, मे बी देयर इज अ वे फॉरवर्ड, व्हिच इज फॉर इंस्टेंस परवेज खटक है, हैज बीन वेरी क्वाइट, हैवंट सीन हिम हाँ, एनीवेयर. वैसे हैं कहाँ खटक साहब? खटक साहब भी कहीं वो शायद नॉर्दर्न एरियाज में कहीं छुपे देख रहे होंगे, अपना मौका ढूंढ रहे होंगे. No idea. I actually don't know. And somebody can tell me if where he is. Perhaps हम अपने कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा के सहाफी दोस्तों हैं उन दोस्तों से पूछ सकते हैं. But I actually don't know where he is. As an example, खुसरो बख्तियार कुछ लग रहा था कि वो तो हमेशा मौका ढूंढते हैं. He will exit the party. He was apparently abroad. और मौका ढूंढते कर दी. दूसरी तरफ परवेज इलाही इस वक्त रूपोश हैं क्योंकि उनके खिलाफ बार बार वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं. So he's also but शेख रशीद is still with him, and a lot of people can say कि उनका भी शायद वो गेट नंबर 4 वाला रास्ता क्योंकि बट बंद हो शेख गया साहब है. की तो अपनी अलग पार्टी है ना. ये अलग पार्टी है लेकिन अलायंस इत्तेहाद तो मौजूद है ना. अब इजाजुल हक ने भी, वो भी वन पार्टी मैन, उन्होंने भी कुछ ऐलान किया है कि मैंने पार्टी जम नहीं की थी, मेरी अलहदा पार्टी है. और मैं बहुत तनकीद करता हूँ, मुजम्मत करता हूँ 9 मई के वाकयात का. सो आई मीन दैट इज देयर. But I'm trying to say that there is still an route, and that route clearly is KP, जहाँ एक कुछ genuine support है, जहाँ where you have somebody like Pervez Khattak, because ultimately इलेक्शंस तो होने हैं. इमरान खान साहब का इस वक्त जो आई थिंक द sort of taking a step back because एक कोर्ट मार्शल का भी खदशा है, given much of the reporting which indicates के he has been given 2 options. वो नॉर्दर्न एरिया तो खुद जाना चाह रहे होंगे छुट्टियों पे, या वो ट्रोल करना चाह रहे होंगे, आई कैन नॉट से. लेकिन उनको ये भी ऑप्शन दिया गया है apparently, allegedly, according to some journalists, के उनको थोड़ी सी लंदन की सैर करा दें, और दूसरा कोर्ट मार्शल ऑप्शन है, which I hope doesn't happen. So I think KP is one route, taking a step back, reframing his politics, which could also mean a loss, क्योंकि उनके जो सियासत की बुनियाद सिर्फ वो क्रचेस नहीं थे जो अब इसको बिखरते हुए नजर आ रहे हैं. It was also anti status quo, anti old mainstream parties, anti corruption, and he has always treated them as the enemy. He has to stop treating political forces who are also a reality like Imran Khan as the enemy. वो दूसरी बात है. फिर तीसरी मेरे ख्याल में कि I think ये जो एक regrouping हो रही है, it is a sign of desperation as well. कमेटी बना दी, वो कमेटी भी पहले भी बनी थी, उस कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला. उमर अयूब को एलिवेट कर दिया, रऊफ हसन को एलिवेट कर दिया. कमेटीज में कौन है? असद कैसर इंसिडेंटली, आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ जस्ट आई फॉरगॉट के वो भी केपी में उनके साथ ही है. सो अगेन दे हैव सम पीपल देयर, बट द पॉइंट इज के दैट it's too little too late right now. Zahir hai, the government, and I mean the PDM government, obviously sees an upper hand right now, or wo negotiations so nahi karenge. It's a little too late. But I think just taking a step back, being quiet, seeing the route through KP could be the advantage. Or usme jo I think the reason we need Imran Khan or the party to survive at least, and I will say आपने जो बात की, जो एक यूथ वोट है वो इमरान खान के साथ है, and we could see that coming in elections. What could potentially happen is कि आपका people will not vote.
जो कराची में और हमने देखा है पिछले कराची इलेक्शंस में के अंदर। 1000% ने जो बॉयकॉट किया था तो हमने देखा था। और आप देखें कि 2013 के मुकाबले में 2018 में भी एक्चुअली आपका वोट काउंट कम हुआ था, योर टर्न आउट वाज लेस, अमंग द लोएस्ट इन साउथ एशिया एक्चुअली, लेस देन आई थिंक अबाउट 50%। साउथ एशिया में आपका 60% ऊप से ऊपर होता है। सो दैट फेथ इन द सिस्टम, इन द पार्टी नॉट बीइंग देयर, दैट ऑल क्रम्बल्स। और उससे ये होगा कि आप अगेन व्हाट यू आर डूइंग इज यू वीकनिंग डेमोक्रेसी, एंड दैट इज व्हाट खान साहब नीड्स टू अंडरस्टैंड। इट इजंट अबाउट कमिंग इनटू पावर एंड हाउ, it's also about strengthening the system, and that is not through just talking to the army chief through Arif Alvi. It isn't through making deals. I think जो पुरानी सियासी जमातें हैं, आप अगेन आप they're kind of immune to it. जब हमको ताने देते हैं ना वोट को इज्जत दो कहाँ गया, बिल्कुल सही है। But what they do when they come back into power is also try to strengthen this. I'm not talking about Shahbaz Sharif's government. This is the weakest continuation of the hybrid regime there could ever be. It strengthened the army. But I think what others do when they come in is that they do try to strengthen democratic institutions in some way or the other. And I think that is what I would say it isn't even just admitting failures or a rethink. It's also about understanding what this leads to beyond yourself. या आई एग्री। आई थिंक अंबर कमेटी के ऊपर जस्ट अ क्विक कमेंट के मुल्तान पे जब सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था तो राजा पोरस ने भी निगोशिएशन की थी सिकंदर के साथ, लेकिन उस निगोशिएशन नहीं कहते इसको। तो अब हाँ। जब आप हार चुके हैं, अब आप कमेटी बना रहे हैं, तो वो मतलब सरेंडर के टर्म्स ही निगोशिएट होंगे और कुछ नहीं होगा, विच इज अ शेम। ऑन द सॉर्ट ऑफ फ्यूचर कि अगर खान साहब नॉर्थ का टूर करते हैं या बरतानिया की समर जो है वो एंजॉय करने चले जाते हैं लंदन या ऑक्सफोर्ड, आई थिंक ही इज ऑल्सो मेड अ फंडामेंटल मिस्टेक ओवर हियर इन द सेंस दैट हम चाहे जितना भी क्रिटिसाइज करें पीपल्स पार्टी को, पीएमएल नून को, इन दो पार्टीज को बिलखुसूस, उनके लीडर जो हैं वो खुद जेल जाने के लिए तैयार होते हैं जब वो रेजिस्ट करते हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब गए, मरियम नवाज साहिबा गई, शहबाज शरीफ साहब गए, शाहिद खाकान अब्बासी गए, आसिफ अली जरदारी गए, फरियाल तारपुर गई, लंबी लिस्ट है, ये तो टॉप लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप एज इमरान खान टेंशन इस वक्त तक इतनी रैचेट अप करते हैं जहां आपके कारकुनान जो हैं वो अरेस्ट होना लग जाएं और आप जमान पार्क के अंदर बैठे हों डिस्पाइट एवरीथिंग, and you're not willing to come out and sort of symbolically even get arrested in that sense कुछ हफ्तों के लिए, तो आई थिंक ये एक नॉर्मल सा बिहेवियर है जहां मोरल जो है आपकी पार्टी के लोगों का टूटता है। और मैं खुद कुछ अपने मेरे दोस्त हैं तहरीक इंसाफ में, उनसे जब बात की तो उनका मोरल टूटा कि यार हम्म। हम भाग रहे हैं, हमारे लड़कों को उठाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, वायलेशंस हो रही हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं, नहीं होनी चाहिए, आर्मी एक्ट की थ्रेट्स दी जा रही हैं। और एक खान साहब जमान पार्क में है, दो जो उनके सेकंड टीयर उनके बाद वाले जो लीडर हैं वो सब डील करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे हैं बाहर, तो Yeah. हमारा क्या? राइट, एंड आई थिंक दैट अगेन इज अ मिस्टेक ही इज मेड इन द सेंस दैट पाकिस्तान या बड़े सगीर की सियासत में जहां एक तारीख मौजूद है लीडरान की जेल जाने की, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, उसमें जब एक लीडर इस मौके पे आके रेड लाइन क्रॉस करने के बाद फौरन रिट्रीट करता है और खुद सिंबॉलिकली जेल जाने को राजी नहीं है, तो Mhm. फिर मोरल टूटता है लोगों का, और ये हमें टूटता हुआ नजर आया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जितना भी सोशल मीडिया पे शोर मचा लें, प्राइवेटली वो ये बात एटलीस्ट जिनसे मैं करता हूँ वो ये कहते हैं कि यार हमारा लीडर अगर खुद जमान पार्क में महसूर रह गया है और हमारे पार्टी के दूसरे लीडरान जो हैं वो फौरन हफ्तों के अंदर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ उस यजीदियत के खिलाफ बयानिए का, क्या हुआ सैक्रिफाइस का, क्या हुआ रियासत मदीना का? और ये सवाल बनता है, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो वेयर ही इज फेल्ड एज अ लीडर, कि Yeah. उन्होंने जिस तरह से रिट्रीट किया आफ्टर क्रॉसिंग द रूबिकॉन, द प्रोवर्बियल रूबिकॉन, हैज डेल्ट अ बिग ब्लो टू मोरल इन हिज पार्टी।
No, absolutely. I don't think, again, I mean, I think they really didn't think about the consequences. वो पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे थे कि उनको लगता है कि फौज के अंदर बगावत होगी, coup हो जाएगा, Khan Saab will come back as an Erdogan, and I think that's a nice segue. But I'm just saying that he saw himself as that, and miscalculated so badly, and उसका मुझे जो जाहिर है जाती तौर पर अफसोस है कि it isn't just about PTI and Imran Khan, and as an we do need more stronger opposition parties. As an example, अगर आप इस वक्त कराची या सिंध में देखें, जो सेंसस के मामलात हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हैं, imagine if they had been preoccupied with putting Khan back into power, maybe they would have wouldn't given space to Jamaat Islam. Maybe they would have been stronger. And I know they've been saying कि हम हमारी असेंबलियों में इतनी से नहीं है, वो एक कंप्लेंट आती है क्योंकि जाहिर है वहां मेजोरिटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज एबल टू बुलडोज, जैसे केपी में पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ कर पा रही थी, बट स्टिल आई मीन आई डू थिंक दैट आई फील द लॉस ऑफ इट, मुझे बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल। तो अब टर्की की तरफ देखते हैं, वहाँ खान साहब के दोस्त रेसिप तायिप अर्दोगान वैसे जो हैं शहबाज वो, शरीफ के भी दोस्त हैं वैसे, शहबाज ये शरीफ बता। दोस्ती उनकी सबसे है, सबको पाकिस्तानियों को शौक है एर्तुगरुल बनने का और एर्दोगान बनने का, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी समझने का शौक नहीं है। यही एक अलमिया है हमारा कि टॉप लाइन से नीचे नहीं जाते कि भाई उसने जीता कैसे। तो एक्सपेक्टेड है कि सेकंड राउंड में ही विल विन। जो नंबर 3 कैंडिडेट थे फर्स्ट राउंड में, उन्होंने वैसे ही सपोर्ट अपनी अनाउंस कर दी है एर्दोगान के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड था। पार्लियामेंट में आक पार्टी की कोalition ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। तो एर्दोगान डिस्पाइट आई थिंक 70-80% इन्फ्लेशन जो है और अर्थक्वेक की ट्रमेंडस लॉसेस के बावजूद, जिस पे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया कि हाउसिंग कोड और कंस्ट्रक्शन जिस तरह की गई उनकी हुकूमत, उस पर एक तरह से जो है वाज ब्लेम्ड फॉर दैट, he will win and he will return, and he will return in part thanks to Russian money and Gulf money, which he's talked about कि उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की है, और जो कि एक फैक्ट है कि रूसियों ने और इमराती और सऊदियों ने फिर दोस्ती कर ली एर्दोगान साहब के साथ। तो इट सीम्स लाइक टर्की इज गोना हैव अ लॉट लॉन्गर, उनके जो पाशा साहब हैं एर्दोगान साहब, वो थोड़े टाइम के लिए और मौजूद रहेंगे एज द सल्तन ऑफ इस्तांबुल। Sultan of Istanbul and beyond, but also I think this is one of those elections. Just to zoom out of Pakistan, it has global implications, as you talked about. Russian money, Gulf ke saath, unhone kuch, has also mended fences. But I think it's also important just in terms of NATO and Turkey's position. Also, I think just given, I keep saying this. Erdogan and the playbook of the populist authoritarian, I think he's obviously demonstrated कि जहां आप तमाम इदारों को कमजोर कर दें, and again this may be a lesson for Khan, who may have tried it and failed badly because Pakistan is a different country, that you can actually come back into power. How much it weakens him I think is interesting. I mean, आपने जो inflation की बात की, हम पाकिस्तान में तो रोते हैं, टर्की में तो it is much worse, and I'm wondering how this emboldens him, because these are some bad decisions that he made. So that's my question for you, given the the economy, its impact on politics, and then how it sort of I think if you've made some bad decisions, और यहाँ इस आगदार की बात करते हैं, you will continue those bad decisions because you're back in. That's a good point, and I think इसके दो तीन तरीके हैं, and from what I've also read and heard from people here in Washington to analyze this, एक तो ये है कि Turkey is polarized, और वो polarization हमें नजर आती है between sort of the highly educated liberal secular left and the aspirational middle class or the emerging middle class, which is conservative and more leaning towards the AK party. And that coalition has stood by Erdogan, not because उनके भी हालात ख़राब नहीं हैं, लेकिन वो जब देखते हैं अपनी तारीख एर्दोगान के रूल के अंदर, and this is a fact that he has delivered amazing human development in his time. He's delivered amazing development in terms of infrastructure. तो जब वो लंबा
अरसा देखते हैं, और वोटर की हम यूजुअली समझते हैं कि वोटर्स बड़े फिकल होते हैं, और होते हैं फिकल, दे चेंज देयर माइंड्स एवरी 2-3 इयर्स। अमेरिका में तो हर 2 साल बाद ऐसे माहौल बदल जाता है, समझ नहीं आती लोगों को क्या हुआ। लेकिन जब आप कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट करते हैं लोगों के लिए, तो वो याद रखते हैं उस चीज को। तो आई थिंक दैट्स वन रीजन फॉर द स्टिकीनेस ऑफ हिज सपोर्ट बेस, कि वो जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास थी उनकी पार्टी की, उसने देखा कि हमारी प्रोग्रेस हुई, और अभी हालात ख़राब हैं, अर्थक्वेक आया है, महंगाई है, लेकिन एर्दोगान ने उनके बच्चों को पढ़ाया, एर्दोगान ने उनकी हेल्थ केयर इम्प्रूव की, एर्दोगान ने सड़कें बनाई, एर्दोगान ने एयरपोर्ट्स बनाए। तो वो उनके साथ रेजोनेट करता है, तो वो उसके साथ खड़े हैं आज तक। दूसरा एक कोर एलिमेंट टर्की का है, जो शायद खान साहब कोशिश कर रहे थे उससे सीखना और वो कामयाब ना हो सके, वो ये कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल ने एक नैरेटिव बना के रखा है उनका। और जो कि हम देख रहे हैं कि आई थिंक समबडी हैड ट्वीटेड एंड आई वाज रीडिंग अबाउट दिस एज वेल, कि पहले राउंड के आखिरी दिन जब वो कैंपेनिंग चल रही थी, तो एर्दोगान वाज गिविंग हिज इंटरव्यूज और हिज स्पीचेस वर बेसिकली ऑल ओवर द नेशनल नेटवर्क्स इन टर्की। और जो उनके ओपोनेंट थे उनका शायद 10 या 20 मिनट का कोई छोटा सा स्लॉट था बेसिकली। तो वो Yeah, कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट मीडिया ने एक माहौल बना के रखा, नंबर 2। which we also see in India, by the way. विच वी सी इन इंडिया, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में कोशिश की गई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हमें प्लानर्स इस तरह के भी जो हैं वो ठीक नहीं मिले, हमें साजिशी लोग भी ठीक नहीं मिलते, ये सारा मसला है। तो पॉपुलिस्ट भी ठीक नहीं मिला। और तीसरी चीज जो उन्होंने की, जो कि अगेन इट्स इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मे बी नॉट एज कॉन्सिक्वेंशियल, बट इट हैज अ रोल इन द काउंट अल्टीमेटली, कि ओवरसीज टर्क्स जो हैं वो प्राइमरीली प्रो एर्दोगान हैं। उन्होंने उनको टारगेट किया, उनके साथ कैंपेन की, कॉन्सुलेट्स एक्सपैंड की, वोटर राइट्स एक्सपैंड किए। तो जर्मनी जैसे ममालिक में जो है उनको बड़ा अच्छा वोट पड़ता है। वो भी खान साहब ने कोशिश की, बट अल्टीमेटली बिफोर ही कुड ऑपरेशनलाइज दैट उनकी गवर्नमेंट चली गई। तो ओवरसीज टर्क्स का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्की की पॉलिटिक्स के अंदर। तो आई थिंक ये 3 चीजें एक तरह से उन्होंने की। आखिरी चीज पे मैं कह दूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है उस रीजन के अंदर, कि 2 डोमिनेंट अथॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट्स राइट विंग के, एक हंगरी में है ओरबान, और एक Urban. टर्की में है एर्दोगान। और अगर आप तारीख जानते हैं एज एन ऑडियंस, तो आपको मालूम है इन 2 ममालिक की कभी बनती नहीं है। लेकिन इस चीज के अंदर राइट विंग पॉपुलिज्म में ये दोनों एक सेम पेज पर हैं, और ये डोमिनेंट मॉडल्स हैं राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म के इस वक्त दुनिया के अंदर। Because Orban also re-won. यस, और वहां भी जो है वो अर्बन सेक्युलर एलीट जो है वो कोशिश किया उन्होंने यूनाइट होने का, बट इट वाजंट इनफ फॉर देम। Yeah, I mean, I think ये जो urban secular elite की decimation है in these countries, I think again, I think because Pakistan में it's a little different. The urban secular elite is also divided, right? It isn't. It is divided between those who believe in liberal, progressive values and those that benefit from the current system. And I think an तो आप example कह of रही it. हैं एक एग्जाम्पल है जिनको विस्की पसंद है, लेकिन फिर वो अपनी जेलें भी चलाते हैं, प्राइवेट जेलें भी चलाते हैं Exactly, अपने गांव के exactly, अंदर। exactly. And then I think there's an interesting example of what happens to the sort of urban elite that has also been disconnected from politics and grassroots politics is Khadija Shah, who I would say कि उनकी गिरफ्तारी जो तरीकाकार था unfortunate है. Her role is whether she had a role in Ninth May, I actually don't know, and it doesn't matter to me. But I think it's an interesting case as well in terms of how somebody from that urban secular elite, who is also apolitical until Imran Khan, is a और फौजी product फौजी एलीट, अंबर, फौजी एलीट। Fauji background, uh, and then bought into Imran Khan's Kool-Aid, I would say, and is now facing charges. And I think there's a lot of people, Joe, I think जो urban middle class liberal progressive values में यकीन रखते हैं, perhaps they're celebrating this in a way as well कि देखो privileged लोगों को भी इस वक्त उठाया जा रहा है, etc etc. But I do think, I mean, I just want to sort of separate the emotion and your sense of, oh, okay, finally they're getting their due. They didn't understand what was happening before. उनको अब समझ आ जाएगी, नहीं समझ आएगी.
मैं ये कह दूंगी, but I think that's an interesting case in which tells you about how Pakistan's urban elite is actually very very divided, um, and has never been strong to begin with. To be honest, I think unki they've been cut down to size for far too long. या और उसकी And साइज भी इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इतने आते हैं कि देयर इज अ 1% और 0.1% एलीट एंड द मिडिल क्लास कीप्स गेटिंग हॉलोड आउट, और वो यूजुअली इन मोस्ट कंट्रीज मिडिल क्लास कंजर्वेटिव ही होते हैं। तो पाकिस्तान में भी वही नॉर्म हमें देखने को मिलता है। बट ये जो खदीजा शाह वाली जो एग्जांपल आपने दी, बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है इन द सेंस दैट it reflects another, I think, tragedy of Pakistani democracy, or the quest for civil rights and constitutional rule and things like that। वो ये कि हजारों पीटीआई के आम वर्कर्स उठाए गए। स्ट्रॉबेरी जिसने चुराई वो पकड़ा गया, जिसने पीकॉक मोर उठाया वो पकड़ा गया। ठीक है, वो सब हो गया उन बेचारों के साथ। उनके साथ क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं है। खतीजा शाह क्योंकि वो डुअल सिटीजन हैं, कनेक्टेड हैं, लाहौर अर्बन लाहौर कोर का एक हिस्सा है एज अ फैमिली, उनका बैकग्राउंड, तो वो connected everywhere. कनेक्टेड एवरीवेयर, तो वो सोशल मीडिया और कॉन्वर्जेशन के अंदर डोमिनेट कर रही हैं। और उनके खिलाफ भी, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ अगर जुल्म हो रहा है तो ठीक है, वो जुल्म है और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन इट शोज दैट ये जो कोर का एलीट है पाकिस्तान का, मिलिट्री कोर का, ये खुद फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को, अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, विच इज व्हाई वी आर सीइंग द डील्स बीइंग मेड एज वेल, विच इज ट्रैजिक इन द सेंस के आपने अपने ऑर्डिनरी वर्कर को, जिसको आपने राइल अप किया हक और बातिल की लड़ाई जैसे बयानात दे के, उसको आपने फौरन अबैंडन कर दिया। ऐसे मैं अबरारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उनसे सवाल किया गया कि आपने ये जो शोलाबाजी बयान दे दे के, नज़में पढ़ पढ़ के आम लड़कों को, साया, लड़कियों को उकसाया, मुश्तिल का साया। वो सब आपने किया, तो उस पर आपका क्या बयान है? तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके ही जस्ट वॉश्ड हिज हैंड्स क्लीन, एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट टू सी दैट एंड एंगरिंग टू सी दैट, क्योंकि आप उस स्टेज पे खड़े होके आपने ये सारा काम किया है, और जब आपके पास फोन कॉल आई और आपको कोवर्स किया गया तो आपने नज़म पढ़ के, आंसू बहा के अपने हाथ धो लिए। और वो जो हजारों लड़के लड़कियां जेल में सड़ रहे हैं आपकी इन बयानात की वजह से, उनको आपने कह दिया कि अगर आपने कानून तोड़ा है तो आपके साथ तो पूरा जो है आर्मी एक्ट भी लगे तो ठीक है। इट इज ट्रेजिक, एंड आई थिंक That is दैट्स द that's not अकाउंटेबिलिटी taking दैट हैज टू हैपन। exactly. I mean, that's what I'm saying about the rethink. Take responsibility for the people who actually did, जिन्होंने कुर्बानी दी है। और आप अब डिनाई नहीं कर सकते, अगर अगर हम ये भी कहते हैं कि चले मान लेते हैं फॉर अ सेकंड कि आपने एक्चुअली प्लान नहीं किया था, एंड आई बिगिनिंग टू थिंक दैट दैट्स नॉट ट्रू, बट आप इतनी तो जिम्मेदारी उठा लें। इब्रारुल हक इज दैट पर्सन जिसने सेलिब्रेट किया था जब एहसन इकबाल पर हमला हुआ था। नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल जिनके ताल्लुकात नहीं है, जो प्रिविलेज नहीं है, जिनके वो आर फेसलेस। आई थिंक वो 5,000 से ज्यादा शायद हैं जो गिरफ्तार हैं। यू कीप सेइंग कि हमने उनकी कानूनी मदद तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन अगेन your lack of accountability and responsibility should tell you that it is time maybe that people also recognize that, right? They see it as clearly as we do कि वो नतीजा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका जो होना था वो नहीं देखेगी। अगेन वो एक पता नहीं कौन से ख्वाब देखे थे ऑफ अर्तुगरुल ऑन अ व्हाइट हॉर्स सेविंग द कंट्री। या एंड नंबर, आई होप दैट पाकिस्तान में जो रिपोर्टर्स हैं, जो एक्चुअल रिपोर्टर्स हैं, प्रोपागेंडिस्ट नहीं, कुछ रह गए हैं, वो इस ह्यूमन स्टोरी को कवर करें इन लड़के लड़कियों के साथ जो डोंट कम फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, जो कवर करें इस स्टोरी को कि उनके उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, और उस पर प्रेशर मेंटेन रखें, बिकॉज पीटीआई ने तो एक तरह से अबैंडन कर दिया है। दूसरा ये कि आई विश Asma Jahangir Saiba was alive today, because I know she would have been at the front lines of protecting these people. But I hope that her legacy and the people she's trained and educated and informed and engaged with over her amazing career, वो Her step legal, up करें। yeah.
वो स्टेप अप करें इन लड़के लड़कियों को छुड़ाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और ये एक टेस्ट होगा पर फॉर मैनी प्रोग्रेसिव्स डेमोक्रेटिक माइंडेड पीपल इन पाकिस्तान जो सिविल सोसाइटी में हैं, जिनको शायद पीटीआई का बयानिया पसंद ना हो, जिनको शायद खुद एट अ पर्सनल लेवल बहुत कुछ फेस जैसे करना पड़ा हो, डसे हुए हों इस पार्टी जब वो पार्टी रूल में थी। और ये इनका भी टेस्ट होगा कि कैन दे राइज अबव दैट पर्सनल सेंस ऑफ डिसलाइक एंड एंगर, वैलिड dislike and anger, to still protect those that need protection in this time. I actually think that there is hope there. इसलिए क्योंकि अभी मैं देखती हूँ इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम गायब हैं बहुत अरसे से। उनकी तारीख हमें पता है, वो किस लोगों को गद्दार, उनकी जो जब गुमशुदगी होती थी उनको हम जिम्मेदार ठहराते थे, कहते थे कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा, मजाक उड़ाते थे। मती के साथ उन्होंने किस किस्म के मजाक उड़ाए, वो तो मेरे ख्याल में रियली, आई मीन बिलो द बेल्ट तो कोई छोटा लफ्ज है। But Mati has been standing by them, full marks to him. Other groups, human rights groups have actually sort of, जिनको ये लोग हमेशा foreign funded और उनको कहते थे, they have been standing up for them and speaking out about their rights. So I do have hope. I think that there is a sense that this is, a lot of this is very wrong and it can happen to anybody. तो ये मेन कॉन्वर्जेशन थी इस हफ्ते की। अंबर, अब विनर्स एंड लूजर्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर योर पिक्स फॉर दिस वीक? I think my loser of the week is the health minister Kadir Patel. जिन्होंने एक अजीब बोगस जाली किस्म का और अपनी अहलियत का मुजाहिरा किया कि किसने और क्यों इनको लॉयल्टी की बुनियाद पर वजीर सेहत मुकर्रर किया गया था। एक अजीब किस्म की उन्होंने पेशगोई की कि इमरान खान की जो यूरिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है उसमें कोकीन और शराब के आसार थे, उनकी रिपोर्ट में ऐसी कुछ बात नहीं थी। इतने दिन गुजर गए, अब मेरे ख्याल में 10 से दिन ज्यादा गुजर गए जब इमरान खान हिरासत में थे और उनकी टेस्टिंग की गई थी, तो तब तक तो आपके 2-3 दिन में तो आ जाती है इस किस्म की रिपोर्ट। सो आई मीन इफ देयर इज प्रूफ, शो इट। ही वुडंट। तीसरा उन्होंने कहा कि वो मेंटली अनस्टेबल वगैरह, देयर इज आल्सो विद इन दैट रिपोर्ट इटसेल्फ इतना तजाद था कि शुरू में कहा गया कि वैसे उनकी हिज कंडीशन इज स्टेबल बट ही इज एजिटेटेड। आई मीन रियली व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? आप खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं। नोबडी टुक इट सीरियसली। आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में बहुत तालियां वाह वाह हो गई होंगी, बट रियली आई थिंक इट जस्ट शोज यू हाउ डिस्टर्बिंग इट इज कि दिस पर्सन हैज बीन गिवन दैट इम्पोर्टेंट पोस्ट। और पीपल्स पार्टी का लॉ मेकर जो है वो इस तरह की घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कादर है। एंड द पटेल वर्ड इज घटिया फॉर दिस, लेट्स बी ऑनेस्ट। घटिया घटिया एग्जैक्टली घटिया, बहुत ही इंतहाई घटिया। मगर कादर पटेल से हम तवक्को रख सकते थे बिकॉज ही वाज अपॉइंटेड टू रिस्पॉन्ड टू मुराद सईद, who also by the way is missing in action at the moment. Some people say that he's in hiding, some people say इमरान खान मदद कर रहा है, इमरान खान कुछ और कहते हैं, but I'm gonna leave it aside. But you know, उनको जवाब देने के लिए और घटिया से घटिया जबान में कादर पटेल was the point man, and he's, you know, I think I tweeted about it जब ये initial appointment भी हुई थी कि what a fall from grace, what a you know कि हम किसको इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, and it shows you how important they see that portfolio. So I think that was in my mind loser. I think the winner of the week is clear. It's clearly Erdogan, who has come back stronger. I think the winner for me of the week is also Asim Munir for now, is because he's also come back stronger with this, with this round for now. And yeah, I'm going to end it there. तो अंबर, यू वर फुल पॉलिटिकल विथ योर विनर्स एंड लूजर्स। मैं इस हफ्ते जो है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है और एक इम्पॉर्टेंट वीकेंड इसलिए है क्योंकि आज सक्सेशन का आखिरी एपिसोड है, सीरीज फिनाली है। No तो spoilers. I नो have not स्पॉइल watched it yet. नो स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स। लेकिन मेरे विनर्स एंड लूजर्स आर लिंक्ड टू पॉप कल्चर। Winner of course is Succession. What an amazing end. I'm excited about the finale. And कुछ लोगों ने comment भी किया हुआ था कि इस पे पूरा एक एपिसोड के अंदर एक सेक्शन होना चाहिए सीरीज का. So when you've caught up, maybe we ought to have a section of our podcast to discuss the series itself. So I think that's a winner. I think loser, again related to that,
is the parent company जिसने ये शो बनाया, जिसने द वायर बनाया, जिसने सोप्रानोस बनाया, और वो है HBO. HBO का रीब्रांड हो रहा है. It's going to be called as Max, which is a terrible rebranding in my view, and among It's many who. already in HBO Max, no? हाँ, तो अब वो बार बार नाम चेंज कर रहे हैं काफी टाइम से. अब उन्होंने कहा है कि पूरी प्लेटफॉर्म का नाम ही मैक्स होगा, which doesn't mean anything, which is basically a disaster in the sense कि एक आइकॉनिक ब्रांड HBO दुनिया भर में जो जाना जाता है फॉर अमेजिंग कंटेंट, उसको आपने ख़त्म करके मैक्स बना दिया है. तो वो एक लूजर है. आई थिंक देयर आर लूजर इन मैनी कॉन्वर्जेशंस इन द US राइट नाउ ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड पॉप कल्चर एंड व्हाट द HBO ब्रांड मीन्स. तो आई फिगर्ड के थोड़ा सा पॉप कल्चर की तरफ इस हफ्ते विद विनर्स एंड लूजर्स आ जाए. तो विनर इज सक्सेशन एंड द लूजर इज मैक्स. I think it reminds me that I also need to get my head out of politics and go arts and culture again. ठीक है, बिल्कुल Which सही आप. exactly, I was gonna say, if you haven't watched the new Guardians of the Galaxy, it's amazing. I don't know if you're into those I want to movies. say I want to say that what I did, because I have a teenage daughter, is that I watched Little Mermaid over the weekend, Okay. and live action. I actually quite liked it. I think there were a few misses. I think the relationship with the father and obviously Ariel was, they missed out on that. They weren't able to build up a lot of the sort of emotional payoff that you get. But otherwise, I thought it was beautifully done, and the songs were great. And I really liked the fact that they had diversity. It didn't matter really, I think, because it's a fairy story. Yeah, I So saw the trailer for it when I went to see Guardians of the Galaxy 3, which was also amazing. And it reminded me, because I hadn't been pandemic के बाद से काफी अर्सा हो गया थिएटर में गए हुए. So it reminded me of, how amazing it is to be in a theater how where. amazing it is to watch a movie in a theater. मैंने स्पाइडरमैन की देखी थी जब यहाँ cinemas खुले थे, which was in 2021, I think I would say. Okay. So yeah, I mean, I love the cinema. I love the theater, not just Yeah. for big movies, just for any movie, to be honest. Yeah. Joyland देखी, कमली मैंने देखी. So yeah, going to the theater now. It's summer season. बहुत सारी फिल्में आ रही हैं. We're going to be maximizing this. Yeah, I agree, and I think यहाँ पे कोशिश की जा रही है AMC वगैरह से कि वापस लोगों को लाया जाए. तो वो शुरू में जो है एक पूरा, I think it was a 90-second promo with Nicole Kidman about the beauty of watching things on the silver screen and the sound that you can feel and things like that. And I was like, यार ये एक तो ये अमेरिकन कैपिटलिज्म की जो मार्केटिंग है ना, इसको सलाम है कि ये जो है निकोल किडमैन को सिल्वर स्क्रीन पे लगा के उनको मालूम है कि ये फुल है. इस मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी लोग देखने आ रहे हैं, तो इनको जरा मार्केट किया जाए 90 सेकंड मूवी से पहले कि आप और आए देखने के लिए. तो अब मुझे देखनी है. फास्ट एक्स आई है, which is the last one. I'm not going to be watching that. You're not going to be watching that. There's a new Mission Impossible coming. So I think maybe since we're day to day, week on terrible politics, winners and losers को थोड़ा सा pop culture की तरफ ले जाते हैं अगले कुछ हफ्तों I के agree. अंदर. Let's diversify. All right. On that note, if you like our podcast, please like and subscribe. Leave your comment for topics you want us to cover. And both our Twitters are in the description as well. और हाँ, मुझे याद है इससे पहले कि आप कुछ लोग मुझे WhatsApp करें, मेरे दोस्त, या नीचे comment लिखें कि मलिक रियाज वाली एपिसोड का क्या हुआ. वो कर रहे हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि हर दफा कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है जिस पे बात करनी है. तो वी आर माइंडफुल कि मलिक रियाज का एक्सप्लेनर हमने करना है और वो करेंगे. सो बी On that पेशेंट. parting shot, we have a little bit of a peg as well, because Atika Rehman, who's a Dawn reporter in London, has a really interesting story about an international NGO that looks at transparency and accountability, which is called on the NCA, the National Crimes Agency in the UK, के मलिक रियाज और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ जो मुआहिदा तय पाया था, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, because it also reflects on how political actors of all kinds, not just from Pakistan, are able to use and abuse UK laws and get away with impunity. Yeah, so we will cover that in detail, but until our midweek episode, Khudafis. Khuda